तो दो संख्याओं का एचसीएफ अगर निकालेंगे, एचसीएफ को हम कहते हैं मासा, या इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो भी आपने फैक्टर किए हैं उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है वो निकलेगा। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो संख्याओं का गुणक जो भी सबसे छोटा वाला होगा वो दो संख्याओं का एलसीएम यानी लासा हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्टिव जो आता है एग्जाम में वो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, थोड़ी शब्दावली कठिन है, मतलब वही है जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या है शब्दावली? संख्याओं में कौन सी संख्या है? जो दो संख्याएं हैं उनके हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड, जैसे हमने कल करके दिखाए थे। जैसे 10 के होगा 2 गुणा 5, उन अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, अभाज्य का मतलब हमने बताया था क्या? राइट। और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। तो दो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ कॉमन अभाज्य प्राइम, क्योंकि हम फैक्टर ही प्राइम करेंगे, गुणनखंड यानी फैक्टर की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली है हमारे पास। नई किताब की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी की नहीं। नई किताब में कितनी जगह देख के बताओ? 1.1, ठीक है, ये नई किताब में। पुरानी में आप देखो कौन सी प्रश्नावली में सवाल है। सवाल में लिख रहा हूं, सवाल में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है आपको तथा एलसीएम ज्ञात करना। ये हमारा सवाल कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जब नाम में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, हमें यानी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो हम देखेंगे। तो पहले ही सवाल है आपका 12, 15 और 21। तो आप 12 के पहले गुणनखंड करो। 12 के होंगे 2 3 12, 2 3 6 और 3 1 1 की आवश्यकता होती है। फिर 15 यानी 15 के करते हैं, 3 5 15, 5 1 5, 1 की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 21, पहले देखो 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 7 टाइम्स। तो कुल मिला के अगर हम 12 के गुणनखंड लिखें तो वो आएंगे 2 × 2 × और 2 × 2 का मतलब हुआ 2 × 2 इस 15 के जो अगर हम गुणनखंड निकालेंगे वो निकल कर आएंगे 3 × 5। कुल मिला के अगर हम इसे और समझ के लिखें, ये तो हो गया 3 × 5। 3 के नीचे 3 लिख दिया, 2 के नीचे 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास है 21 के फैक्टर है 3 × 7। तो यहाँ 3 के नीचे 3 लिख दो, इंटू यहाँ 7 है नहीं तो 7 थोड़ा सा दूर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है इनका परिभाषा क्या कह रही है? ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हो इसको। एक अगली लाइन में 2 की घात 2 गुणा 3, मैंने एक लाइन बचा दी है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, चेहरे से लग रहा है, परेशान मत। ये जो आया हमारा 12, इसको और थोड़ा संभाल के लिख दो। 12 बराबर हो गया 2 की घात 2 यानी 2 की पावर 23। और 15 आपके पास कितना आ रहा है? 3 × 5। और 7 21 कितना आ रहा है आपके पास? 3 × 7। इसके बाद हमें निकालना है इनका SC। अब हम परिभाषा देखेंगे ऊपर क्या करेंगे। परिभाषा ये कह रही है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अभाज्य मतलब प्राइम और गुणनखंड मतलब फैक्टर। अगर हम ये कहें कॉमन प्राइम फैक्टर, थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है। कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढो, कौन है कॉमन? 3। प्राइम कौन है? 3 प्राइम फैक्टर तो करेंगे, ठीक है। और इनकी घात 1 1 1। तो क्या कहा इसने कि सबसे छोटी घात, तो इसकी सबसे छोटी घात कितनी है? 1 उत्तर कितना आ गया? 3। ठीक है। अब निकालेंगे इसका एलसीएम।
2 to the power 2 into 3, फिर कितना है हमारे पास 15 है हमारे पास कितना 3 into 5 और उसके बाद 21 है हमारे पास 3 into 7, ये घात 1। अब क्या निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं एलसीएम यानी लासा। क्या कहती है लासा की परिभाषा, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी इन संख्याओं से संबद्ध जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है कि कॉमन की बात नहीं हो रही है, कॉमन शब्द का प्रयोग किया गया इसमें, इसमें किया था, इसमें नहीं किया, तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी, अब देखो कॉमन की तो बात तो करी नहीं, अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 में सबसे बड़ी घात कितनी है 1, अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 की सब में सबसे बड़ी घात कितनी है 1, और फिर 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो याद है 4 into 3 into 2 5 into 7, तो 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, और ये कितना समझ में आई बात। गुणा करने में भी समझदारी दिखानी पड़ेगी। अब तुमने पता लगा यहाँ 4 दिया, 12 4 दिया 12 कर दिया, 12 5 जा 60 कर दिया, फिर 67 मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे आसान बनता है 4 5 जा 20, 7 जा 21, 21 का डबल करो आ गया, समय भी बचेगा। तो हर स्टेप पे दिमाग को खुला रखना है कि कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे हमारा सवाल करने का तरीका आसान हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रूल होता है संख्याओं का गुणनफल, रूल संख्याओं का ये बराबर होता है SCF गुणा LCM। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल नंबर 4 कह रहा है, इस तरह से लिखा है SCF 306 और 657, इनका है 9, LCM ये ब्रैकेट में लिखा है 306 657, ये आपको क्या है, केवल इतना ही सवाल है आपको दिया। इसका मतलब है दो संख्याएं जिनका HCF कितना है 9, ये लिखने का एक तरीका हुआ, नहीं तो वो कैसे कहता है दो संख्याएं 306 और 657, 306 657 का HCF इतना है 9 है, तो इन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। ये इसने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है, कोई विशेष चीज नहीं है। अब हमें हमारे पास कौन सी संख्या है, दो, ये वाली और ये वाली, इनका दे रखा है हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ये वाला रूल क्या कहता है, संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बराबर SCF मल्टीप्लाई LCM। संख्याएं कितनी कितनी है 306 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 9 इनटू LCM। ये तो हुआ। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इतना ही क्या करेगा डिवाइड, यानी गुणा कर रहा है, इतना करेगा। ये वाला निशान लगा देते हैं, 306 657 ये गुणा कर रहा है, बराबर के इधर आएगा तो LCM, क्योंकि ये एक समीकरण बन गई। इस समीकरण में LCM का मान निकालना है। रूल क्या कहता है, कोई संख्या जुड़ रही है तो बराबर के अंदर जाके घटेगी, घट रही है तो बराबर के अंदर जाकर जुड़ जाएगी, गुणा हो रहा है तो उधर जाकर भाग करेगी, भाग कर रही है तो उधर जाकर गुणा करेगी। ये बात याद रखोगे? जी सर। ठीक है, तो अब इसे देख लो, 9 से काट लो, 9 7 का 63, 37 नहीं कट रहा। हाँ, ये मैंने जानबूझ के करके दिखाया है, पता कैसे चलेगा कौन कट रहा है कौन नहीं। तो 9 आपको कक्षा 6-7 में डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया गया होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन सी संख्या किससे भाग हो सकती है, जैसे इकाई के अंक पर सम संख्या आ रही है 2 से कटेगी, संख्याओं का योग अंकों का योग 3 से कट रहा है 3 से कटेगी, आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी, चाहे आप कोई संख्या लिख लो 3 5 8 7 3 2 8,
इसमें ये आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 9 का और 3 का दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है। अंकों का योग करो, इसके अंकों का योग करो, 6 5 कितना हुआ? 11 और 7 कितना हुआ? 18। तो अगर ये कट रहा है 9 से तो कट रहा है, तो फिर क्यों नहीं कट रहा? 9 7 का 63, 2 7 27 हो गया, और 9 3 का। अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले डिविजिबल नहीं करके दिखाई और तुम लोगों ने भी हाँ में हाँ मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सोचा ये वाली कटेगी। ठीक है, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले चेक करना है, उसके बाद 100% अगर टेस्ट यहाँ भी देखो 6 + 3 कितना हुआ? 9 + 0 9, 9 से कटा, ये भी 9 से कटे। इसको नहीं काटा मैंने क्योंकि मुझे 0 दिख रहा है, इसे काट के क्यों 0 गायब करूँगा? ठीक है, 0 तो फायदा पहुँचाता है गुणा में, 0 हमेशा गुणा में फायदा पहुँचाएगा, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो। जहाँ 0 है उसको हटाने की कोशिश मत करो। अब इनकी गुणा कर लो सर 22 जल्दी गुणा। जी सर कितना है? 22 22 ये निकल आया LCM। इसका मतलब हमारे पास LCM निकल आया 22 ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, सबसे ज्यादा सवाल ही पूछा है। और ALS की फुल फॉर्म होती है आंसर। ठीक है, तो जब भी आप लिखोगे पूरे लिख लो। हमने एक जगह आधा लिख दिया क्या? चलो आगे। अब एक छठा सवाल देखिए, कह रहे व्याख्या कीजिए। क्या करनी है? व्याख्या। सवाल करना पहले क्या व्याख्या करनी है अभी? 7 × 11 × 13 + 38 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अगर इनको भाज्य संख्याएं हमें सिद्ध करना है तो आप ये बताओ भाज्य संख्याएं होती कौन सी है? जिनके खुद के अलावा भी कोई और संख्या उन्हें काट सकती हो, या उनके जो गुणनखंड आएंगे वो 1 से ज्यादा आएंगे। दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकते हैं, वो 2 के गुणनखंड क्या आते हैं? 2 × 1, 3 के क्या आते हैं? 3 × 1। अगर मैं कहूँ अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, तो किसी और से कटेंगे। 1 न भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए गुणा 1 लिखेंगे नहीं जब भी अभाज्य की हम बात करें। बात समझ आ रही है? जब आप सके 11 के अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने होंगे? 11 होंगे। लेकिन अगर किसी संख्या के 1 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है तो वो संख्या क्या कहलाती है? तो मुझे केवल इतना साबित करना है कि ये जो हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं इनके 1 से अधिक गुणनखंड है, चाहे वो अभाज्य है चाहे वो। तो ये संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ये मैंने कल एग्जाम्पल भी लेके आपको बताया था। तो पहले इसी को पकड़ के चलते हैं। 7 × 11 × 13 + या सॉल्यूशन लिखो। SOL⁻n सॉल्यूशन, इंग्लिश को भी मैथमेटिक्स बनाते हैं। ठीक, अब इसको हमें हल करना। एक तरीका तो ये है, बड़ा मोटा मोटा तरीका, तीनों के गुणा करो, गुणा में जो भी आए 13 जोड़ो, फिर उसके क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड करो, वो 1 से ज़्यादा आएंगे, फिर भाज्य लिख दो। बोले भी इसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, अतः ये भाज्य संख्या है। समझ में आई बात हमारी? अरे सबके समझ में आ गई? कोई रह गया? तुम्हारे आई? ये कैसा है? ऐसे कह रहे हो तुम तो, समझ में आई नहीं? इसको गुणा कर लो 7 की गुणा 11 से, गुणा 13 से, फिर 13 जोड़ लो, फिर उसके अभाज्य गुणनखंड करो। अगर वो 1 से ज़्यादा आए अभाज्य गुणनखंड तो इसका मतलब ये संख्या कैसे हो जाएगी?
भाज्य कोष्ठक। बैठ जाइए भाई, एक ही लाइन में खत्म कर देता हूँ इसको। इन दोनों में से 13 कॉमन ले लो। जी सर। कॉमन लेने का मतलब होता है दो, ये जहाँ तक गुणा हो रही है वहाँ तक एक पद होता है, जहाँ तक प्लस माइनस आया वहाँ से दूसरा पद शुरू हो जाता है। ये एक पद है, यहाँ तक प्लस आया ये दूसरा पद। कॉमन हमेशा पदों में से लिया जाता है, जहाँ एक से ज़्यादा पद हो। यहाँ कितने पद हैं? 2 पद हैं, 13 ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने का साधारण नियम ये है, जो भी आपने कॉमन लिया है वो ब्रैकेट लगाइए। अब जो भी पद लिखोगे वो उससे भाग करके लिखो। 13 बाहर लिखा है, 13 से भाग करो, 13 से 13 कट जाए, कितना बचा? प्लस और 13 से 13 काट लो, कितना हुआ? 11 सत्ते 77 और 1 कितना हुआ? अब 78 के टुकड़े बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? सवाल तो वैसे भी खत्म हो गया, क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। 13 गुणा 78 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या का मान ये आ रहा है जिसमें एक से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। आप चाहो तो अभाज्य निकाल लो, इसके 78 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। कितना निकला है भाई? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, कोई मिला के निकला है 2 इंटू 3 इंटू 13 टू दी पावर। इसकी वैल्यू है ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। आप कहेंगे स्पष्ट है? इसके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड एक से कैसे अधिक है, अतः यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। हो गया इसका सब तक। अब इसका करते हैं। अगला सवाल ये तो है, 2 सवाल है। ये देखो, ये कितना है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें तो 5 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, इसके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसको हल ना भी करोगे तो भी ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, इसके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड 100% है। एक तो 5 है, 5 के अलावा ये आएगा। चाहो तो इसका मान निकालो और चाहो तो इसका मान वो आप पर निर्भर करता है, कहीं जाके निकाल लेना। मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 के एक से अधिक क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह कैसा होगा? यह एक ये वाला सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इस प्रश्न में। करिए।